दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर प्रभाव डाल रही है, वहीं भारत भी ना चाहते हुए कहीं ना कहीं इसका एक अहम हिस्सा बन चुका है। बार बार यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से भारत को रूस के बात कर जंग पर पूर्ण विराम लगाने की बात उठ रही है। वहीं भारत ने यूएनएससी में दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं लिया है और रूस के खिलाफ चल रही कार्यवाही में भाग न लेकर यह जता दिया कि भारत अपने पुराने दोस्त के खिलाफ उठ रही कार्यवाहियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? क्योंकि भारत के इस फैसले से भारत के जो नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके साथ बदतर व्यवहार किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 26 फरवरी को कहा कि उन्होंने रूस के हमले पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में राजनीतिक समर्थन मांगा है। रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अपने आक्रमण की निंदा करने के लिए एक वोट से दूर रहने के भारत के फैसले की प्रशंसा करने के तुरंत बाद उन्होंने मोदी से बात करने का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और यूक्रेन द्वारा रूस की आक्रामकता का माकूल जवाब दिए जाने की जानकारी दी। जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि हमारी जमीन पर 1 लाख से अधिक आक्रमणकारी हैं। उन्होंने आवासीय भवनों पर घातक रूप से गोलियां चलाई। उन्होंने भारत से यूएनएससी में राजनीतिक समर्थन प्रदान करने का आग्रह करते हुए कहा कि आक्रामक को एक साथ रोके। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मोदी ने जारी संघर्ष के कारण जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत की वापसी के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों के लिए किसी भी तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए भारत की गहरी चिंता से भी अवगत कराया। मोदी ने भारतीय नागरिकों को तेजी से और सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों से सहायता मांगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत शुरुआत से ही कूटनीति और बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालने की बात करता रहा है। भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीबी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अब लगने लगा है कि भारत सुलह में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन पर हमले वाले दिन पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर बात की थी। रूस के साथ अपने संबंधों को देखते हुए भारत ने इस मामले के बीच का रास्ता बनाए रखा है। वो अपने पुराने दोस्त के खिलाफ उतरने के लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद वो उनके सुर से सुर मिलाने से बचता है। ये देश रूस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। माना जाता है कि बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने पीएम मोदी से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मदद की मांग की है। इस बातचीत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन में जारी संघर्ष की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने जारी संघर्ष के कारण जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और बातचीत की वापसी के लिए अपने आह्वान को दोहराया। शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने की भारत की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में मौजूद छात्रों सहित भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत की चिंता से भी अवगत कराया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से सुविधा की मांग की। इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी सरकार ने राजधानी कीव से निकालने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही दुनिया की नजरें भारत पर बनी हुई हैं। अमेरिका ने भी माना है कि भारत रूस के रिश्ते अमेरिका और रूस के संबंधों से अलग हैं। हालांकि इसमें उसे कोई परेशानी नहीं है। भारत भी यूक्रेन और रूस के बीच शांति का पक्षधर है। दोनों देशों में सुलह कराने में उसकी भूमिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएनएससी में मतदान से दूर रहा भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने यूएनएससी के प्रस्ताव पर मतदान करने से परहेज किया, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई थी, ये कहते हुए कि बातचीत ही मतभेदों और विवादों को निपटाने का एकमात्र जवाब है। भारत में रूसी दूतावास ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि 25 फरवरी 2022 को यूएनएससी में मतदान में भारत की स्वतंत्र और संतुलित स्थिति को हम सराहना करते हैं। इसने आगे कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना में रूस यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर भारत के साथ घनिष्ठ संवाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
बेशक भारत ने दोनों देशों में किसी एक को भी सपोर्ट करने से अपने हाथ पीछे जरूर कर लिए, लेकिन भारत का ये कदम यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए पैर का कांटा बन गया है। अब वो कैसे, चलिए जानते हैं इस दूसरी खबर में। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां फंसे कुछ भारतीय मेडिकल छात्रों ने आरोप लगाया कि पोलैंड से सटे यूक्रेनी चेकपोस्ट पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया। भारतीय छात्रों ने कहा कि उन्हें लगभग बंधकों जैसी स्थिति में रखा गया और जमा देने वाली ठंड में भी खाना और पानी तक के लिए तरसना पड़ा। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ ये बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई। छात्रों ने ऐसे वीडियो भी शेयर किए जिनमें सैनिकों को हवा में गोलियां चलाते और छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करते देखा गया। यूक्रेन के नागरिकों में भी है नाराजगी। जी हां दोस्तों, एक और वीडियो क्लिप में एक यूक्रेनी गार्ड एक भारतीय लड़की को दूर धकेलता दिखाई देता है। ये लड़की सैनिक के पैरों में गिरकर उनसे सीमा पार करने देने की गुहार लगा रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि यूक्रेन के लोग भी अब उनके विरोध में आ चुके हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद सैकड़ों भारतीय छात्रों को वहां से निकालकर भारत लाया गया, लेकिन अभी भी वहां की अलग थलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने गए हजारों छात्र पोलैंड से सटी सीमा पर फंसे हैं। युद्ध से बचने के लिए वहां के छात्र ट्रेन, गाड़ी या बस में वहां तक पहुंच रहे हैं। कुछ छात्र तो मीलों दूर पैदल सफर करते हुए बस इस आस में सीमा तक पहुंच रहे हैं कि किसी तरह उन्हें दूसरे देश में प्रवेश मिल जाए। इंडो पॉलिसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अमित लॉथ के मुताबिक 27 फरवरी दोपहर तक 250 से भी कम भारतीय छात्र यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड पहुंच सके हैं। अमित लॉथ पोलैंड के भारतीय दूतावास के साथ मिलकर भारतीय छात्रों के बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। पोलैंड में इन छात्रों को होटल में रखा जा रहा है। अमित लॉथ कहते हैं कि उन्हें अभी भी यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों की चिंता है। रूस के हमले से यूक्रेन में फंसे ज्यादातर भारतीय छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। यूक्रेन के साथ ही रोमानिया और बुल्गारिया जैसे बाकी पूर्वी यूरोपीय देश मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की पसंदीदा जगह हैं। आखिर छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन देशों को ही क्यों चुनते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इन देशों के कॉलेजों में दाखिले के लिए नियम काफी आसान है। यहाँ भारत की तुलना में कंपटीशन भी कम है और साथ में यूरोप में मेडिकल की पढ़ाई भारत से सस्ती पड़ती है। हालांकि इन देशों के कॉलेजों से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भारत में प्रैक्टिस करना चुनौतीपूर्ण है। विदेशी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से ग्रेजुएट करने वाले सभी स्टूडेंट्स को भारत में प्रैक्टिस करने या फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए पहले एक लाइसेंस परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी कि FMGE कहा जाता है और इसमें पास होने वालों की दर भी बहुत कम होती है। जो लोग भारत में मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की निगरानी करने के लिए बनी एजेंसियों में काम करते हैं, उनका कहना है कि इंग्लिश में विदेशी छात्रों को यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाली यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए कोई तय नियम नहीं है। साल 2018 के बाद से भारत ने MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए नीट UG की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि भारत में महंगी है मेडिकल की पढ़ाई। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में करीब 6 साल की MBBS पढ़ाई पूरी करने में 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं भारत में प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का खर्च करना पड़ता है। यहाँ ये पढ़ाई कम समय में पूरी होती है। यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज चुनने के पीछे एक और कारण ये है कि यहाँ विश्वविद्यालय यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम पर चलते हैं। इससे छात्रों के लिए कोर्स के दौरान यूरोप में अपने इंस्टीट्यूट बदलना आसान होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के इस फैसले से फंसे भारतीयों पर हो रहे अत्याचार पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।